ओके। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी क्वेश्चन की कि कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स फॉर डिटेक्शन एंड सेपरेशन। तो एक तो डिटेक्शन करना है, एक सेपरेट करना है। किसको करना है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब हो गया कोई खास प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को अपन सेपरेट करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ टेक्निक दी हुई है, जैसे जैन फिल्ट्रेशन है, लैक्टिन का यूज कर सकते हो, एसिड हाइड्रोलाइसिस अपन कर सकते हैं। और जेल फिल्ट्रेशन अपन काम में लेते हैं साइज के आधार पे अपन को सेपरेट करना हो तो। लैक्टिन जो पर्टिकुलर बाइंडिंग होती है स्पेसिफिक, क्योंकि ये एक खास प्रकार का लैक्टिन एक खास प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है, तो बहुत ही खास प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ढूंढना हो तो हम लैक्टिन को यूज करते हैं। एसिड से अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, सारे बॉन्ड्स वो ब्रेक हो जाते हैं। तो हमें किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को ढूंढना है। ठीक है, कहाँ से ढूंढना है? ऑफ ए प्लांट सीड। सपोज कोई सीड है ना, ये कोई सीड हो गया, और इस सीड के ऊपर मान लो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, इसकी सरफेस के ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट है, हमें इसको ढूंढना है। तो हमारे पास कोई ना कोई मिक्सचर होगा, है ना। हम इनको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर आएगा। मिक्सचर में से हम किसी पर्टिकुलर को ही ढूंढना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक लैक्टीन हो, यानी कि इसको जो पहचानता हो ऐसा लैक्टीन अगर हमारे पास हो, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हम इस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकली बात की जाए तो एसिड हाइड्रोलाइसिस से वो काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें बॉन्ड्स नहीं तोड़ने हैं। जेल फिल्ट्रेशन हमें साइज के आधार पे सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हमें पता भी हो हमारी प्रोटीन का साइज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का साइज क्या है, तो मे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन लैक्टीन जो है वो स्पेसिफिक है। तो ऑप्शन को भी चेक करना होता है कि पहले अपन जेल फिल्ट्रेशन करें, उसके बाद में एसिड से करें, तो गलत है, तो कर ही नहीं सकते अपन। ओनली बी है, ये बिल्कुल सही बात है। जेल फिल्ट्रेशन से हमें साइज के आधार पे होता तो हम बता सकते थे, छोटा बड़ा सेपरेट कर सकते थे, बट यहाँ स्पेसिफिक है तो ये भी नहीं होगा। और पहले अपन लैक्टिन से बाइंड कराएं, उसके बाद में उसके बॉन्ड्स तोड़ दें, है ना, या उसको फिल्ट्रेट करें, तो ये दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं है। दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं है। पहले अपन जेल फिल्ट्रेशन करें, साइज के आधार पे सेपरेट कर लें, फिर हमारे पास जो मिक्सचर का पार्ट है उसमें अपन लैक्टिन इस्तेमाल कर लें, वो चल सकता है। तो ए फॉलोड बाई बी होता तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बी फॉलोड बाई ए है, नहीं होगा। बी फॉलोड बाई सी, सी पे तो अपन को जाना ही नहीं है। सी पे तो अपन को जाना ही नहीं है। तो ऐसे अपन जो राइट आंसर देंगे वो क्या देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। जो पीवाई क्यूज आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लैक्टिन का रोल आया हुआ है। तो जेल क्या काम आता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या काम आता है, और पर्टिकुलर हमारा लैक्टिन क्या काम आता है। ऐसे एस्पेक्ट हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर होगी ना? यस सर। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन को। और ये था कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना? सही कॉम्बिनेशन बताना है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, और अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन रहेगी उसके बीच में। सबसे पहले था कि कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट है, ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट नहीं है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर गैन तो हो ही नहीं सकता, वहां तो कंज्यूम होते हैं, है ना। वहां तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट है उसको पहले भेजते हो, उसके बाद में एटीपी कंज्यूम होते हैं, फिर आप उसमें से पैप बनवाते हो वापस आके मेलेट डिहाइड्रोजनेज। तो एटीपी वहां पे लगते हैं, गैन का कोई मतलब नहीं है। तो पता होना चाहिए कि आप पायरुविक एसिड से पैप पे जा रहे हो तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है।
राइट, ये बात समझ गए ना। फिर आता है कि ग्लाइकोलाइसिस अंडर आर्सेनिक आयंस। तो आर्सेनिक आयंस क्या होता है कि पॉइजनिंग कोज करते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग के नाम से आप इसको पढ़ते हो ना, आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो आपकी एटीपी देने वाले स्टेप में स्टेप नंबर 7 है वो बाईपास हो जाती है। तो हमें जो 2 एटीपी का लॉस है वो होता है, क्योंकि स्टेप नंबर 6 के बाद में सब डबल हो रहा था ना। तो 2 एटीपी हमें कम मिलेंगे, 2 एटीपी का लॉस होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो इसमें नेक्स्ट था कि हम ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे हैं लेकिन हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन, कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो जो वारबर्ग इफेक्ट आता है वो आपको ये बताता है कि ग्लाइकोलाइसिस कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि एक ग्लाइकोलाइसिस से आपको कम एटीपी मिलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस से तो जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, बट नंबर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो इवेंट्स है वो कम होने लग जाएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस की संख्या कम हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम वो ज़्यादा एटीपी बना के दे रहा होता है। तो हमें ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस अगर होती है तब तो जितना होता है वही होगा। तो वहां पे अपन को क्या मिलता है, 2 एटीपी गेन ही होता है ना। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से अपन को 2 एटीपी मिलते हैं लेकिन वो नेट है। ठीक है, एक बार आप इसको रखिए। फिर था कि ग्लाइकोलाइसिस विथ म्यूटेंट, आप ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज जो ले रहे हो वो खराब है। तो वो क्या करता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है उसको कन्वर्ट करता है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। तो ये नहीं होगा, तो हमारी जो मैकेनिज्म है वो हाफ हो जाएगी। क्योंकि हम जो दो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसमें से एक डीएचएपी होता है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, तो डीएचएपी का कन्वर्जन नहीं होगा। तो हमारा प्रोसेस आधा चलेगा। आधा चलेगा तो हमें क्या होता है, 1 एटीपी गेन होगा। अगर हमने, जैसे एक तो होता है आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक होता है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब दो मॉलिक्यूल बनते हैं तो आप स्टेप नंबर 7 में 2 एटीपी बनवाते हो और स्टेप नंबर 10 के अंदर भी 2 एटीपी बनवाते हो, राइट। तो ये जो अपन एटीपी बनवा रहे होते हैं, स्टेप नंबर 7 में 2 एटीपी बनते हैं और स्टेप नंबर 10 में 2 एटीपी बनते हैं। ये कब बनते हैं, जब हमारा DHAP है वो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये सारा हो जाएगा हाफ। हाफ का मतलब ये भी एक और ये भी एक, तो टोटल कितने बनेंगे, 2। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 1 एटीपी गैन, है ना, 1 एटीपी गैन पर ग्लूकोज। तो ये उसके अकॉर्डिंग भी सही नहीं है, क्योंकि आपका कंजप्शन जो है स्टेप नंबर 1 एंड 3 में 2 एटीपी तो पहले लग चुके हैं, 2 एटीपी तो पहले से कंज्यूम हो ही जाते हैं। अब मिलेंगे कितने आपको, तो तो आपके क्या मिलने वाले हैं, 1+1 करके 7 एंड 10 में, तो टोटल कितना आएगा, 0। तो ये गलत है। यहाँ पे ये नेट, यहाँ पे नेट नहीं बताया हुआ, ग्रॉस नेट। तो इसको भी आप फिर डाउट में रखेंगे तो आंसर क्या देना पड़ेगा, ओनली सेकंड। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है ना, ओके। फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला, ठीक है, वेरी गुड आंसर। देखो इस क्वेश्चन में ये था कि हमें कुछ बायोमोलिक्यूल दिए हुए हैं, जैसे लैक्टेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, एसिटिल कोएंजाइम है, इथेनॉल, CO2, है ना। फिर पूछा गया था कि हमें कॉम्बिनेशन बताना है जो इथेनॉल फर्मेंटेशन के दौरान बनते हैं। तो अपन लोग क्लास में जो चीजें पढ़ते हैं उसमें एक तो आपका आता है होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, एक आता है आपका हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन और एक होता है इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन जो है वो इथेनॉल फर्मेंटेशन के रिगार्डिंग है। ये वाली मैकेनिज्म अपन को बतानी थी। देखो यहाँ पे लैक्टेट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो पायरुविक एसिड है वो एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो पायरुविक एसिड है उससे पहले एसिटैल्डिहाइड बनता है और उससे बाद में
इथेनॉल प्लस CO2 बनता है, राइट। तो यहाँ पे लैक्टेट नहीं बनता है ना, होमोलैक्टिक हेटेरोलैक्टिक वहां बनता है। जाइलोलोज जो है वो हेटेरोलैक्टिक में बनता है, ये होमोलैक्टिक में, हेटेरो में, दोनों में बनता है ना, ये हेटेरो में बनता है। एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये भी यहाँ पे नहीं बनेगा, ये भी कहाँ बनता है, हेटेरो में बनता है। हाँ, इथेनॉल बनता है, CO2 बनती है। तो ऑप्शन दो ही यहाँ पे बनते हैं, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कि फर्मेंटेशन के क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए हैं, पीछे के पेपर्स में बार बार आए हुए, तो अपन को इसका आइडिया होना चाहिए, मैकेनिज्म का भी पता होना चाहिए, कंपाउंड्स का भी पता होना चाहिए, और कुछ एग्जांपल्स हैं उनका भी पता होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, देखो क्वेश्चन को देखिए आप लोग कि हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, यानी कि फॉल्स, गलत बात बतानी है अबाउट एरोस्टेरिक रेगुलेशन। एरोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड अगर किसी एंजाइम का सबस्ट्रेट ना हो, उसके बाद में भी उसको वो कंट्रोल करता हो, तो काफी सारे कंट्रोल मैकेनिज्म अपन ग्लाइकोलाइसिस में, गेटवे में पढ़ते हैं, राइट। तो वहीं के बायोमोलिक्यूल्स हैं, देखो पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट और फॉस्फेनॉल पायरुवेट, है ना, ये जो दोनों ही है, ये जैसे आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे ये एरोस्टेरिक रेगुलेशन करते हैं। एलानिन की बात करें, जो कि आपके जब प्रोटीन टूटती है तो पायरुविक एसिड के साथ में अमीनो ग्रुप जुड़ के बनता है। ऐसे अगर फैटी एसिड ब्रेक डाउन हो रहे हैं या एक्सेस के अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट तो एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस को एंजाइम्स उनको कंट्रोल करता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ये तो अपन जानते ही हैं, पैप अपन ने पहले भी लिया है, तो ये सब भी करते हैं। फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट है, ये भी रेगुलेशन में काम आता है। लेकिन जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये काम में नहीं आता है। तो कंट्रोल कहाँ कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस का, और ग्लाइकोलाइसिस के कंट्रोल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड, क्योंकि आप वहां पे आपके पास एंजाइम्स आते हैं। देखो आप, एक तो आपका आता है हेक्सोकाइनेज, और एक जैसे अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आप PFK1, ठीक है, उसके बाद में आप पायरुवेट काइनेज, फिर पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। एटलीस्ट ये चारों एंजाइम्स जो है इनके कंट्रोल रेगुलेशन अपन को पता होना चाहिए। तो एक बार आपका जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को आप चेक करना, वहाँ पे मैकेनिज्म्स उनको आप देखना, और वहां से इस चीज को क्लियर करना आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है कि यहाँ पे आपसे कई सारी चीजें हैं, मैकेनिज्म है, एक साथ करके पूछी हुई, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, देखते हैं अपन इसको, है ना। क्वेश्चन को पहले देखते हैं अपन कि पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, जो कि गेटवे का एंजाइम होता है ना, गेटवे मैकेनिज्म की बात हो रही है, जहाँ पे अपन पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं ना, वहाँ का एंजाइम होता है। वो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यस, उसमें E1, E2, E3 है ना, तीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो अलग अलग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अपन को एक तो दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफर, यानी कि OH ग्रुप का ट्रांसफर। एक दिया हुआ है एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर, यानी कि CH3CH2 जो ग्रुप है उसका ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करते हैं, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे, जैसे आपके FeDH2 बने, NADH2 बने, ऐसी रिएक्शंस होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है। एक है को एंजाइम ए ट्रांसफर,
तो एसिटिल कोएंजाइम का पार्ट होता है जिसे जहाँ पे थायोएस्टर लिंकेज बनते हैं, कोएंजाइम वाला पार्ट है। अब देखो, जब आपने क्लास में इसको पढ़ा होगा तो आपने 3 एंजाइम लिए थे। एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने क्लास में देखा है जहाँ पे अपन ने इसको डिस्कस किया था। ये E1 था, ये E2 था और ये E3 था। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं तो ये E1 का काम होता है, पहला जो एंजाइम होता है वो ट्रांसफर करता है इसको। एसिल ग्रुप का ट्रांसफर है वो E2 करता है, सेकंड वाला है वो करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो E3 होता है, और कोएंजाइम का ट्रांसफर है वो E2 करता है। तो कोफैक्टर वाइज भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, वो भी अपन को पता होना चाहिए, है ना। और बाकी अभी यहाँ पे जैसे उनके फंक्शन को लेके क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स का कौन सा प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे तो A1 के लिए A एंड B, तो इसमें B गलत है। E2 की बात करेंगे तो उसमें B एंड C, तो इसमें C गलत है। और आप E3 की बात करेंगे तो उसमें A एंड C हाइड्रोक्सिल, उसमें A गलत है। E2 एंड EC की बात करेंगे तो देखो E2 के अंदर एसिड ट्रांसफर भी है और आपका कोएंजाइम A, तो ये तो आपका E2 के लिए सही हो जाएगा, और E3 के लिए आपका इलेक्ट्रॉन वाला सही हो जाएगा। तो राइट जो कॉम्बिनेशन है फंक्शन वाइज और कंपोनेंट वाइज वो आपको A1 E2 E3 तीनों का, अगर ये वाला डायग्राम आपको याद है तो आप कर देंगे, है ना। ये वाला जो डायग्राम है वो आपने क्लास में भी लिया है, आपके कंटेंट में भी है, और वहीं इनके नाम भी दिए हुए हैं, इनके फंक्शन भी दिए हुए हैं, कॉ फैक्टर के रोल भी दिए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के, है ना। इसको अच्छे से कवर करेंगे और यहाँ पे आंसर को क्या देना है, 41 देना है। क्लियर हो गया? है ना। आपको A1 E2 E3, है ना, ये वहां से समझना है, क्योंकि पीडीएफ भी इम्पोर्टेंट है, जैसे पीएफ के इम्पोर्टेंट है, पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं, पीडीएफ से भी पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्या आंसर दे रहे हो दीपिका? अच्छा, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? और देखो इसको डिस्कस करते हैं अपन, आप मेरे को बताना। ये स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को लेके, और फिर बताया गया था कि हमें choose the correct combination of condition for excessive role of mitochondrial oxidation, कि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम करे, एक्सेसिव रोल माइटोकॉन्ड्रिया का आए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन वो बढ़े, इसके रिगार्डिंग कौन सी कंडीशंस है वो सही है, करेक्ट, वो अपन बताएंगे ना। तो जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन जब ऑक्सीजन की होती है तो उसका क्या क्या मीनिंग होता है इसका, जब O2 ज्यादा हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि वारबर्ग इफेक्ट, राइट। और वो क्या करता है, वारबर्ग इफेक्ट क्या करता है कि ग्लाइकोलाइसिस को कम करता है, रिड्यूस ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कम बनती है, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस कम होती है, माइटोकॉन्ड्रियल जो सिस्टम है वो तो सेम ही चलेगा। जिसका इफेक्ट है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में नहीं है, उसका किस पे इफेक्ट पड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस पे पड़ता है। तो ये अपन नहीं लेंगे ना, इससे कोई एक्सेस नहीं है। एक्सेस का मतलब नॉर्मल से ज्यादा ना, वो नहीं है। फिर था कि हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो अपन इसका उल्टा पढ़ते हैं ना, क्रैप ट्री इफेक्ट पढ़ते हैं ना, याद आ रहा है?
तो क्रैबट्री इफेक्ट में क्या होता है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल रोल है वो रिड्यूस हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस है वो बढ़ती है, और माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम है वो कम हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल रोल है वो तो डिक्रीज होता है, तो एक्सेसिव के अकॉर्डिंग ये भी गलत है। फिर आपके पास बनता है कि हाई एटीपी नीड। अगर आपके पास एटीपी की जरूरत ज्यादा है, यानी कि आपके पास एडीपी ज्यादा है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि एडीपी है वो मोर है, तो आप ज्यादा एक्सचेंज कराएंगे एएनटी से, ज्यादा आपके पास, क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस है उनको आप सह मानेंगे, जो भी आपको सिस्टम के रिगार्डिंग चाहिए कि वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज है या नहीं, O2 है या नहीं, वो सारी चीजें मान लीजिए ना, वो सब आपको अप्लाई करना है कि आपको जो भी चाहिए वो मान लीजिए। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है तो केवल थर्ड ऑप्शन एक ऐसा बनता है, सी वाला, जहाँ पे अपन को माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है वो एक्सेसिव मिलेगा। हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन वार्पर्क से जुड़ती है जिसका इफेक्ट ग्लाइकोलाइसिस पे होता है, ठीक है। ज्यादा ग्लूकोज हो तो उल्टा हो जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है वो कम हो जाता है। तो आपसे पूछा गया था एक्सेसिव रोल कब आएगा, तो अपन को बताना है कि जब एडीपी ज्यादा हो और हम नॉर्मल कंडीशन में जितने एटीपी बना सकते हैं उससे ज्यादा बना पाए, क्योंकि एक एटीपी तभी बनता है जब एक एडीपी है वो एक्सचेंज किया जाता है। ये आपने लास्ट में पढ़ा था ना कि एक एडीपी अंदर जाता है तो एक एटीपी है वो बाहर आता है, तो जितने ज्यादा एटीपी होंगे उतने ज्यादा हम एटीपी बना सकते हैं। तो वो कब बनेंगे, जब आपने कहा नीड, नीड का मतलब क्या हो जाता है, एटीपी। ओके, दिस इज, एक बार दोबारा से चेक करना आंसर यही होगा या कुछ और होगा। देखो थोड़ा सा मैग्नीशियम का मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि एपिमरेज एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डी गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो गैलेक्टोज को हम कंज्यूम करते हैं उसको लेके था, तो इसमें देखो क्या होता है कि हमारे पास जो गैलेक्टोज होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं गैलेक्टोज, है ना, वन फॉस्फेट में। उसके बाद में फिर रोल आता है यूडीपी ग्लूकोज का, और फिर यहाँ पे जब आप इन दोनों को लेते हैं तो क्या होता है कि यूडीपी गैलेक्टोज बन जाता है, यूडीपी गैलेक्टोज बन जाएगा, और इधर आपका बन जाएगा ग्लूकोज वन फॉस्फेट। अब यूडीपी गैलेक्टोज जो बनता है ना, इसको वापस आपको यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है ताकि ये दोबारा से काम आ सके, दोबारा से काम आ सके गैलेक्टोज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप ऑप्शन देखेंगे कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन, नहीं, वो तो काइनेज करते हैं। गैलेक्टोज का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन नहीं होता, एपिमरेज एंजाइम क्या करते हैं उसको एपिमराइज करते हैं। यूडीपी ग्लैक्टोज सिंथेसिस, यूडीपी ग्लैक्टोज सिंथेसिस तो यहाँ हो रहा है, उसमें अपन को नहीं चाहिए एपिमरेज, एपिमरेज तो यहाँ चाहिएगा। एपिमरेज तो जब अपने पास गैलेक्टोज आ गया ना, तो अपन गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, ये गैलेक्टोज है ये ग्लूकोज है, तो यहाँ हमें एपिमराइज करना होता है। तो यूडीपी ग्लैक्टोज सिंथेसिस नहीं है ना, गैलेक्टोज वन फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के लिए जैसा आप यूडीपी ग्लूकोज बनाएंगे वो उसको फिर एक्सेप्ट करता है। यूडीपी ग्लूकोज जो बनेगा ना वो एपिमरेज बना के दे रहा है, और ताकि हम इसको एक्सेप्ट करवा सकें। तो मैकेनिज्म पता होने के बाद में थोड़ा ढंग से इसको आपको समझना पड़ रहा है कि ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे यूडीपी ग्लूकोज सिंथेसिस ऐसे नहीं बोलना अपन को, है ना, यूडीपी ग्लैक्टोज सिंथेसिस ये तो यही हो जाता है ना, एपिमरेज तो इसके बाद आता है। ऊपर बात समझ में आ रही है ना। तो मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज जो दी हुई है ना
उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो आंसर अपन क्या देंगे कि अपन जो यूडीपी गैलेक्टोज बनता है, हमें इस गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें यहाँ चाहिए ताकि हम इससे अपना काम करवा सकें। तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन 4 देंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन बता रहे हो। रूपा आपका क्या रहा आंसर। चलो इसको समझते हैं अपन। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज था कि टीसीए इज कंसिडर्ड एज एन ओपन साइकिल। ओपन साइकिल का मतलब वहाँ जो इंटरमीडिएट्स हैं वो उसमें से आप निकाल भी सकते हो, उसमें वापस डाल भी सकते हो। एंड इट्स इंटरमीडिएट्स आर आल्सो यूज्ड टू सिंथेसाइज वेरियस बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अपन जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट्स दिए हुए हैं, उनके रोल दिए हुए हैं। जैसे कीटो एसिड यानी कि अल्फा कीटो की बात हो रही है। कीटो एसिड्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज pyrimidines। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कीटो एसिड जो होते हैं उससे पहले अपन बनाएंगे ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट से बाद में जो बनते हैं वो बनते हैं प्यूरिन्स, है ना। pyrimidines नहीं बनते, प्यूरिन्स बनते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। फिर था कि सक्सिनेट इज यूज टू सिंथेसाइज मेटल किलेट कंपाउंड। जैसे कि आप हीम बनाते हैं तो उसी से बनता है, ये बिल्कुल सही है। सीट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, यूज फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। यस, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए भी आप इसको काम में लेते हैं, एलोस्टेरिक कंट्रोल में भी काम में आता है, ये भी आपकी बिल्कुल सही है इसकी। सक्सिनिल कोएंजाइम ए इज ए सबस्ट्रेट फॉर बोथ एटीपी सक्सिनिल कोएंजाइम, वो आपका सक्सिनिल कोएंजाइम है सिंथेटेज, और जीटीपी वाला सिंथेटेज, दोनों आइसोमर्स के लिए काम करता है ना। जो आपका एटीपी वाला है ये एटीपी बना के देता है, ये जीटीपी बना के देता है। दो प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, वो भी आपने पढ़े, तो ये भी सही है। तो बी, सी एंड डी ये सही है, ए वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ए नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी ओनली भी नहीं हो सकता। ऑप्शन आएगा अपना सेकंड, बी सी एंड डी। ओके, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड से क्या क्या बनता है ना, ये प्यूरिन्स बनते हैं, पिरिमिडिन्स नहीं बनती। आपको पता होना चाहिए, हीम वगैरह बनता है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, हो गया आपसे। चलो इसको समझते हैं अपन ना। While working with mitochondrial oxidative system using inside out vesicles। देखो होता है क्या है कि जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसमें दिक्कत ये आती है कि अपन मैट्रिक्स तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैट्रिक्स तक जाने का मतलब होता है कि हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेंगे तो वो टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो हम जो आयनिक ग्रेडियंट वगैरह वो खराब हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम इनसाइड आउट वेसाइकल्स बनाते हैं। इनसाइड आउट वेसाइकल का मतलब ये हो गया कि अब बाहर जो आ गया वो तो आ गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और अंदर जो होती है वो होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो उल्टा कर देते हैं अपन। अब क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कहाँ आ गया, बाहर आ गया, आउट। आउट क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स में जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो अब बाहर हो गई, यानी कि हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपका टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अब इसका जो सराउंडिंग है, जैसे वेसाइकल है, तो वेसाइकल का जो अंदर वाला पार्ट है वो तो हो गया रियल माइटोकॉन्ड्रिया का आउट, आउट ऑफ रियल माइटोकॉन्ड्रिया। और जो मीडियम है टेस्ट ट्यूब का वो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो जो भी अप्लाई करना वो उल्टा हो जाए, क्योंकि हमने इनसाइड आउट कर दिया। अब यहाँ पे दो चीजें दी हुई थी कि रिसर्चर ने क्या किया, यूज किए वेसाइकल्स जिनमें कैल्शियम भरा हुआ है। तो यहाँ कैल्शियम भरा हुआ उसमें, तो ये जो कैल्शियम भरा हुआ तो वो कहाँ है, आउट है। तो आउट में तो क्या मानेंगे आप, कैल्शियम प्लस प्लस।
तो सराउंडिंग में कैल्शियम प्लस प्लस है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे आउटसाइड आउटसाइड जो है वहां पे कैल्शियम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम तो हमें कहाँ लेना होता है, कैल्शियम हमें लेना होता है जब हम टी शे के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट लगाते हैं, तो वो हमें अंदर चाहिए। तो अंदर तो है नहीं, आपने वेसाइकल के अंदर लिया है, वेसाइकल के अंदर लिया, लेकिन वेसाइकल एक्चुअल में उल्टी है। तो वेसाइकल के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रियल सीन होता है उसके हिसाब से तो बाहर हो गया, आउट हो गया, तो इसका रोल तो कुछ आएगा नहीं, तो ये चीज तो काम नहीं करेगी। ठीक है, वरना तो क्या होता है कि अगर कैल्शियम आयन काम करते तो ज्यादा टीसीए होता है, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती, तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम तो अब होगी नहीं, इसका रोल नहीं लेना। दूसरी बात क्या बता रहा है कि उसके बाद में इन्होंने मीडियम को जो था उसका एसिडिफिकेशन किया, स्लाइड एसिडिफिकेशन ऑफ द मीडियम। अब एसिडिफिकेशन का मतलब हो गया कि इसका एसिडिफिकेशन किया है, मीडियम जो है उसमें इन्होंने पीएच को थोड़ा सा कम कर दिया। पीएच को कम कर दिया इसका मतलब हो गया हाई H प्लस, तो ज्यादा H प्लस है बाहर। अब ये सीन कैसा हो गया, ये सीन ऐसा हो गया कि जैसे आपके पास ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, अब सराउंडिंग है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन है, तो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन क्या होता है, मैट्रिक्स। तो आप मैट्रिक्स में तो क्या मानेंगे, हाई H प्लस, और वेसाइकल का अंदर जो है वो अब आउटसाइड है, तो आउटसाइड में क्या है, लो H प्लस, क्योंकि आपने जो छेड़खानी की है वो तो सॉल्यूशन में की है ना, तो सॉल्यूशन में किए तो वहां पे अपन क्या लेंगे कि मैट्रिक्स में किए, तो मैट्रिक्स में H प्लस ज्यादा है, मैट्रिक्स में H प्लस ज्यादा है, बाहर कम है, तो ये हमें जो चाहिए उसका उल्टा हो गया, क्योंकि एक्चुअल में H प्लस कहाँ से कहाँ जाते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लेते हैं, तो H प्लस है वो बाहर से अंदर आते हैं, और बाहर से अंदर कब आएंगे, जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, है ना, अंदर कॉन्सेंट्रेशन लो, क्योंकि ग्रेडियंट होने पे मूव करते हैं, तो अभी तो उल्टा हो गया, तो ये प्रोसेस भी काम नहीं करेगी, ये मूवमेंट नहीं होगा, राइट। तो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि आपका ग्रेडियंट जो है वो ऐसा तो नहीं कि दोनों साइड में काम करता है, वो तो अपन को रियल माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से देखना कि रियल माइटोकॉन्ड्रिया में हम उसको क्या करते हैं, बाहर से अंदर भेजते हैं, तो बाहर आपको H प्लस ज्यादा चाहिए, अंदर आपको H प्लस कम चाहिए, तो अभी यहाँ पे उल्टा हो गया, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऑक्सीजन कंजप्शन एक्सेस भी नहीं होगा, वेरी लो भी नहीं होगा, कैल्शियम पे डिपेंड भी नहीं करेगा, जीरो आएगा कि वो काम नहीं कर रहा, राइट। क्योंकि अगर आप इसको एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो जैसे जीरो भी, जीरो तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एसिडिफिकेशन आपने स्लाइड लिया ना, हल्का सा किया है, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो वेरी लो कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, है ना, जीरो नहीं बोलेंगे। जीरो का मतलब तो होता है कि दोनों साइड में डिफरेंस ही खत्म कर दें, एक साइड में बिल्कुल से ही कम कर देते, तो वो तो अपन ने किया नहीं है ना, अंतर पैदा किया है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वेरी लो या लो, ये दोनों वर्ड सही होंगे। तो आपको क्या करना है कि कैल्शियम का रोल लेना नहीं है, एसिडिफिकेशन का रोल है वो इनसाइड आउट वेसाइकल है, तो उस हिसाब से लेना है, ठीक है। अभी अभी ठीक हो गया ना, है ना, क्योंकि देखो दो बातें थी, कैल्शियम वाले को तो आप समझ गए कि उसको लगाना नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करेगा, दूसरा लगाना था अपन को एसिडिफिकेशन, तो आपने एसिडिफिकेशन किया यानी कि पीएच को लो किया। अब पीएच को लो किया है, तो पीएच को अगर हम लो करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपने H प्लस वो बढ़ाए हैं, लेकिन कहाँ बढ़ाए हैं, मीडियम में, मीडियम का मतलब हो गया मैट्रिक्स, जबकि हमें तो लेना होता है बाहर से अंदर, अपन को बाहर ज्यादा चाहिए, तो वो तो हुआ नहीं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट इस प्रकार से आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, कुछ आज की क्लास में अपन ने किए हैं, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में भी कुछ और क्वेश्चन हैं जो आगे के टॉपिक से जुड़े हुए रहेंगे, उनको करना अपन को। तो आज जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आप कवर करना अच्छे से, और लास्ट PYQs भी आप साथ में करते रहो,
वहाँ के कुछ क्वेश्चन से आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत यहाँ से कनेक्ट होती है, लेकिन हमने उस लैंग्वेज को भी चेंज किया है, क्वेश्चन की डिज़ाइन भी चेंज की है, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये। अगर आप, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे हो, देन आपका एग्जाम में स्कोर है वो भी बहुत बेहतरीन है, उसकी बहुत अच्छी चांसेस है कि अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हैं। आपका जो भी ड्रीम है, चाहे आप नेट का सोच रहे हो या आपका सोच रहे हो, उसको भी आप कर सकते हैं। तो आपके एफर्ट्स है ना, वो मैटर करेंगे। आप अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए, क्वेश्चंस पे अच्छे से काम करना, सारे क्वेश्चंस को आप नोटबुक में लिखिए और फिर उनको खुद कीजिए, और फिर आप वीडियो से कीजिए, और उसके बाद में भी कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को कवर करना है, नए वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको बेहतरीन तरीके से कवर करना है। ओके, ठीक है। Beals the Biopoint.